चलिए, तो आज हम लोग इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे मृदा के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग अगर देख लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा कि जो ये भूमि संसाधन है, तो भूमि क्या है। और भारत में जो भूमि है उसको 3 भागों में बांटा गया था: मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। जो मैदानी क्षेत्र था वह 43% का था और उसमें कृषि और उद्योग धंधों के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती थी। उसके बाद से जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो 30% था वहाँ पर बारहमासी नदियों के लिए और उसके साथ साथ ये जो आपको पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। उसी तरह से पठारी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो पठारी क्षेत्र जो है वह 27% में था, खनिज पदार्थ और वन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए मृदा के प्रकार एवं विस्तार, यानी जो भूमि है, भूमि के उसमें आप लोग देखेंगे सबसे ऊपरी जो ऊपर वाले लेयर है उनको हम लोग मृदा कहते हैं। और मृदा आप लोग कल बता दिए थे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों को टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। खैर, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मृदा के प्रकार है, यानी भारत में कितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं और उसके बाद से भारत में उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए भारत में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 6 प्रकार की मृदा पाए जाते हैं, जो कि हम लोग इस पाठ में यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा हो गया, लाल मृदा हो जाएगा, लेटराइट हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख रहे होंगे, मृदा के प्रकार एवं विस्तार। तो देखिए भारत में उच्चवाच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के मिट्टी पाई जाती है, यानी मृदा पाए जाते हैं। यानी भारत में जो उच्चवाच है, भू आकृति में अलगाव है, उसके साथ साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण हमारे भारत में 6 प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है। ऐसे तो 8 प्रकार के हैं, जैसे एक हो जाता है पर्वतीय मृदा, क्षारीय मृदा, ऐसे उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसमें हम लोग 6 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर भारत में उच्चवाच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में विभिन्नता पाए जाने के कारण यहाँ मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए ये जो है आपका जलोढ़ मृदा, ये सबसे उपजाऊ मृदा है और ये भारत के उत्तर के मैदान यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उधर जाएंगे तो राजस्थान और ये जो आपका गुजरात है वहाँ पर थोड़ा पतले यानी संकरा मतलब तो पतले पट्टी में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और बंगाल वाले एरिया में। इसके बाद ये जो है जलोढ़ मृदा, उसके साथ साथ जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, जैसे आप लोग को एक मेरे वीडियो में होगा ट्रिक से पूर्वी जो तटीय पर स्थित प्रदेश है उसको याद करने का ट्रिक था बोर्ड, BOAT बोर्ड, यानी बी से बंगाल, ओ से उड़ीसा, ठीक है, ए से आंध्रा, टी से तमिलनाडु, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी क्या है कि आपको जलोढ़ मृदा पाए जाएंगे। लेकिन जो ये उत्तर भारत की बात किया जाए तो उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है निर्माण। ये हो गया आपका निर्माण, यानी जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों द्वारा उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है। यानी उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किन किन नदियों, गंगा द्वारा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के द्वारा जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसी तरह से जब जाएंगे हम लोग दक्षिण भारत में तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा पूर्वी तटीय प्रदेशों के मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। और पूर्वी तटीय प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और ये वाला एरिया आता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया विस्तार की अगर बात किया जाए कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना है, तो जलोढ़ मृदा का लगभग विस्तार है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। ठीक है, देखिए यहाँ विस्तार है
लगभग ये कितना है, तो देखिए लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ठीक है, ये भारत में। उसके बाद से अगर राज्य की बात किया जाए कि जलोढ़ मृदा भारत के किन किन राज्यों में है, तो देखिए भारत के अभी बताए थे हम, राज्य की अगर बात करते हैं तो भारत के बिहार राज्य में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, इसके साथ साथ पूर्वी तटीय प्रदेशों में, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जलोढ़ मृदा का इन नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है, तो अब इसमें भी आयु के हिसाब से, यानी एज के हिसाब से इन जो मृदा को दो भागों में बांटा गया है। आयु के हिसाब से तो देखिए, यानी एज के हिसाब से देखा जाए तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुराना जलोढ़ और दूसरा होता है नवीन जलोढ़। पुराना जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं और नवीन यानी नए जलोढ़ को खादर बोलते हैं। अच्छा, पुराना जलोढ़ जो है यानी बांगर और खादर, इसमें आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि खादर और बांगर में। तो देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं खादर, यानी जहां पर नदियों का पानी प्रत्येक साल बाढ़ के रूप में आता है और नए मिट्टी का निर्माण कर देता है, उसको हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। ये काफी जलोढ़, यानी ये जो जलोढ़ है यह काफी उपजाऊ होगा। बांगर किसे कहेंगे, जहां पर नदियों का पानी प्रत्येक साल बाढ़ के रूप में नहीं पहुंचता है और वहां पर नए मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, उसे हम लोग बांगर कहते हैं। तो आप लोग ये जान गए होंगे खादर और बांगर में क्या अंतर है। तो देखिए खादर यानी जहां पर नदियों का पानी प्रत्येक साल बाढ़ के रूप में आता है और नए मिट्टी का निर्माण करता है। बांगर जहां पर नदियों का पानी प्रत्येक साल नहीं जाता है और वहां पर नए मिट्टी का प्रत्येक साल निर्माण नहीं होता है, इसलिए उसको बांगर कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि खादर और बांगर में सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होगा, खादर वाला होगा या बांगर वाला होगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग अब इसमें देखें कि इन जलोढ़ मृदा में किन किन तत्वों की प्रधानता होती है, ठीक है, यानी इन मृदा में जो तत्व है वह कौन कौन से तत्व है। तो देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना पाया जाता है। यानी जलोढ़ मृदा में जो तत्वों की प्रधानता होती है वह सबसे अधिक पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना पत्थर, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ पर हम लोग देखें तत्वों की कमी, जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्वों की कमी होती है, ठीक है। तो अगर तत्वों की कमी देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कमी होती है और जैव पदार्थ की कमी होती है। इसी के कारण इस भूमि में क्या होते हैं कि सूखा होने का चांस ज्यादा रहता है, यानी इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। जलोढ़ मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होगा कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होगी। देखिए सूखा पड़ने के कारण यही है। अब हम लोग के जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और यूरिया में आप लोग देखे होंगे कि उसके जो बोरा आता है उसको 46% नाइट्रोजन की मात्रा लिखा रहता है। यानी हम लोग फसलों में नाइट्रोजन इसलिए देते हैं कि हमारे जो यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर अधिक मात्रा में देखा जाए तो प्रधानता किसकी होती है, पोटास की, फास्फोरस की और चूना की, ठीक है। चलिए अगर अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसलें लगाई जाएंगी, यानी मुख्य रूप से कौन कौन से फसलें लगाई जाती हैं। तो जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से जो फसलें लगाई जाती है, देखिए गन्ना की खेती किया जाता है, सबसे ज्यादा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि। यानी इस तरह के, यानी ये जो जलोढ़ मृदा है इसमें मुख्य रूप से जो फसल लगाए जाते हैं गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब फसल को लगाया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि उत्तर बिहार का जो दियारा प्रदेश है वो मक्का की खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और दियारा प्रदेश किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अब हम लोग आएंगे इसमें
कि जलोढ़ मृदा का जो यहाँ पर लिखा गया है परिणाम, यानी इस मिट्टी का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, इस मिट्टी का रिजल्ट यह है कि यहाँ पर अधिक उत्पादन होता है, यानी फसलों की अधिक उत्पादन होती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक है, क्योंकि यहाँ पर खेती अधिक मात्रा में होती है और यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या का अधिक बसाव। हाँ, इसका रंग के बारे में देख लिया जाए, ये किस कलर में पाया जाता है, तो इसका कलर जो होता है वह धुंधला, लालिमा एवं भूरे कलर का होता है। धुंधला, लालिमा एवं भूरे कलर का। ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग का जलोढ़ मृदा। ये भारत में सबसे उपजाऊ मृदा है और इसका विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, इसके साथ साथ जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे काली मृदा के बारे में, यानी भारत में दूसरी मृदा कौन हो गया, काली मृदा। तो देखिए काली मृदा का जो निर्माण हुआ है, ये मूल चट्टान को टूटने से, यानी कि जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी को फटने से जो मैग्मा बाहर आता है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और उसी चट्टान को टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। यहाँ लिखा है मूल चट्टान ज्वालामुखी लावा के टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। अगर इसके विस्तार की बात किया जाए, यानी काली मृदा का भारत में कितना विस्तार है, तो इसका भी सेम है, लगभग देखिए लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि जो काली मृदा है ये भारत के किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो देखिए राज्य में आपका हो जाएगा दक्कन का लावा प्रदेश हो जाएगा, दक्कन का लावा प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। यानी जो काली मृदा का विस्तार है वह दक्कन के लावा प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, और फिर इस पूर्वोत्तर में आएंगे, यानी पूर्व वाले तटीय प्रदेश में आएंगे तो आंध्रा और तमिलनाडु में है। अब देखिए इसका उपनाम क्या है, ये जो है काली मृदा का उपनाम के मतलब दूसरा नाम क्या है, तो इसको काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मृदा के भी नाम से जाना जाता है। अगर तत्वों की बात किया जाए, तत्वों की प्रधानता, इसमें किन किन तत्वों की प्रधानता होती है, जैसे आप लोग जलोढ़ वाले में देखे कि जलोढ़ वाले में हम लोग देखे हैं कि कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, तो पोटास, फास्फोरस और चूना। उसी तरह से इसमें आएंगे तो काली मृदा में किस किस तत्वों की प्रधानता होती है, तो देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना की प्रधानता होती है। लेकिन इसमें भी देखेंगे कि इसमें किस तत्व की कमी होती है, तो अगर कमी की बात किया जाए, देखिए काली मृदा में किस तत्व की कमी होती है, तो फास्फोरस की कमी होती है, और वही फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है कि इस मिट्टी में दरारें फटने लगती हैं, और जब दरारें फटती है तो उसमें आयु का, यानी जो हवाएं हैं उसमें प्रवेश करती है और इसको कठोर बना देती है। लेकिन हाँ, एक और कमी है कि जैसे बारिश होती है तो पहले ही बारिश के बौछार में इसकी जुताई कर दी जाती है, नहीं तो अधिक बारिश हो गई तो इसको जोत पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें चिपचिपा अधिक होता है। चिपचिपा किसके कारण होता है, तो फास्फोरस की कमी के कारण होता है। ठीक है, फास्फोरस की कमी के कारण दरारें फटती है और आयु इसमें, यानी कि हवाएं उसमें प्रवेश करती है और उसे कठोर बना देती है। विशेषता की बात किया जाए, देखिए इसकी क्या विशेषता है, काली मृदा की विशेषता क्या है, तो विशेषता है कि यह अधिक चिपचिपा होता है। आप लोग देखे होंगे जो काली मृदा होती है वो बरसात में अगर पैरों में यानी चिपक जाए तो जल्द छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसमें चिपचिपा अधिक होता है, पकड़ उसमें अधिक होता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है काली मृदा की विशेषता क्या है कि चिपचिपा अधिक होना तथा नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये
एक बार इसको सिंचाई कर दिया जाए तो कुछ दिनों तक ये क्या होते हैं कि जल्दी सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे प्रमुख फसलें, यानी काली मृदा में कौन कौन से मुख्य रूप से फसलें लगाई जाती है। तो नाम से ही पता चलता है कपासी मृदा बोला जाता है, तो यानी कपास की खेती सबसे अधिक होती है, गन्ना की होती है, प्याज, गेहूं और फलों की खेती इसमें की जाती है। यानी देखिए काली मृदा में फिर से एक बार देखते हैं, काली मृदा का निर्माण जो है यानी आग्नेय चट्टान को टूटने से हुआ है। विस्तार जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। राज्य की बात की जाए तो काली मृदा कौन कौन से राज्यों में है, तो दक्कन के अलावा प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, अच्छा ये देखिए दक्कन के अलावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ये जो है ये पश्चिमी एरिया का प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये आपका किधर का है, ये आपका पूर्वी तटीय प्रदेश हो गया। ठीक है, उपनाम में काली कपासी और रेगुन मृदा इसको बोला जाता है। इसमें तत्वों की अगर प्रधानता, इसमें सबसे अधिक मात्रा में तत्व कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना होते हैं। और तत्वों की कमी की बात की जाए तो इसमें फास्फोरस की कमी होती है, जिसके कारण इसमें दरारें फटती है और उसमें हवाएं प्रवेश करती है और वो कठोर हो जाता है। और इसमें इसकी विशेषता है यह बारिश जैसे होती है तो यह चिपचिपा हो जाता है, इसलिए पहले ही बारिश में इसकी जुताई कर ली जाती है इसमें। और उसके साथ साथ इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी इसको एक बार सिंचाई करने के बाद कुछ दिनों तक यह उसमें नमी बनी रहती है। इसका कारण है कि फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, इसलिए यह जल्दी सूखते नहीं। और फसल कौन कौन से लगाए जाते हैं, कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं और फल इसमें अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना देखें कि भारत में जो मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाए जाते हैं उसमें से हम लोग 2 देख लिए, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर लाल मृदा, लेटराइट मृदा, फिर उसके अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, उसके बाद से सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप लोग को मिल जाए। ठीक है, थैंक्स।